हेलो वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रिप बोहेमिया। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12 ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने बात करनी है टाइप 3 ऑफ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको देखकर ही हम पहचान सके कि हाँ जी, इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। इस प्रकार की इक्वेशन का टाइप 3, पहले दो टाइप्स हम देख चुके हैं। लग जाए काम पर। तो इस टाइप को कैसे पहचाने, जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लें। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ सॉल्विंग। होमोजीनियस के क्योंकि हमने एक और मतलब ही पढ़े हैं, तो टोटल दो मतलब हो गए। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग के बेस पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो दो फंक्शंस हैं, जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, वो किस प्रकार के हों? दोनों के दोनों होमोजीनियस हों, सेम डिग्री के। ठीक है, ये मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ ताकि भूले से भी भूलूँ ना। तो दोनों फंक्शंस कैसे हों? वेरी गुड इवनिंग, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। होमोजीनियस हो ऑफ सेम डिग्री। ठीक है जी, यहाँ तक सही है। अब हमने इसके दो टाइप्स सीखे। पहला हमने सीखा जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, यानी कि हमने सीखा कि अगर हमारे पास है dy/dx, दिस इज टाइप 1 ऑफ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। इसमें कैसे हमने लाइन देखी? ऊपर है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, जहाँ पे ये दोनों लाइंस कैसी हों? इंटरसेक्टिंग लाइंस हों। इंटरसेक्टिंग लाइंस की खास बात क्या होती है, बताएं। इंटरसेक्टिंग लाइंस की खास बात होती है कि इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता है, और इस केस में a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो या तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ये इक्वेशन में या क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। इसको देखते ही पहचान जाना कि ये हमें हिंट दे रहे हैं। तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में ये पहला टाइप हो गया, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। सेकेंड टाइप ने पढ़ा था, इसको सॉल्व करना सीखा था। कैसे सीखा था? पहले हम इंटरसेक्शन का पॉइंट निकाल लेते हैं h, के उसके हेल्प से हम स्मॉल x को सब्सटीट्यूट कर देते हैं कैपिटल x के टर्म्स में, और स्मॉल y को कैपिटल y के टर्म्स में, और फिर सॉल्व करते हैं, है ना? याद आ गया? ये हम पहली वीडियो में पहले टाइप में देख चुके हैं। दूसरा हमने देखा था कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में अब कैसी लाइन्स आ जाए? पैरेलल लाइन्स आ जाए, इस प्रकार की ax प्लस by प्लस c1 अपॉन लैम्डा टाइम्स, कुछ भी ले लो, लैम्डा टाइम्स ax प्लस by प्लस c2। यानी कि ये वाला कॉम्पोनेंट जो है, इससे पता चल रहा है कि ये देखो दिख रहा है ऐसा कि पैरेलल लाइन पे दिखाना चाह रहा है। अगर इस टाइप का कॉम्पोनेंट है जहाँ पे लैम्डा कोई भी रियल नंबर है, यानी कि यहाँ पे ये जो फैक्टर है सेम है या फिर एक दूसरे का मल्टीपल है, अगर ऐसी कंडीशन है तो उस केस में हम क्या कह देंगे कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल लाइन्स है। और जब पैरेलल लाइन्स की हम बात कर रहे होते हैं तो क्या हो जाता है? तो कैसे सॉल्व करते हैं हम? ये जो कॉमन फैक्टर है इसको z मान के सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं। अब है तीसरा तरीका, दैट इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस टाइप 3। dy/dx इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो किस प्रकार का हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, अपॉन a2x प्लस, मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो भी ट्राई करें आप लोगों ने, b2y प्लस c2 हो गए थे अच्छे से टाइम। अब इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इसमें है कि या तो a1 b2 के बराबर हो एंड a2 b1 के, समझ रहे हो, क्रिस क्रॉस में बराबर है, यानी कि ये वाला कोफिशिएंट इसके और ये वाला कोफिशिएंट इसके, समझ रहे हो, क्रिस क्रॉस में बराबर है। या फिर इसकी जगह दूसरी कंडीशन क्या एक्सेप्टेबल है? ये दोनों नेगेटिव में बराबर हो, a1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b2 एंड a2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b1, या इनमें से कोई भी कंडीशन अगर गिवन है तो हम ये प्रोसीजर लगाएंगे। कौन सा? वेरी सिंपल प्रोसीजर, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड सॉल्व। भूले तो नहीं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो याद है? बचपन की चीज़ें भूलते तो नहीं? क्या करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में, याद है ना? तो किसी भी फ्रैक्शन में हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। किस प्रकार से लगाते हैं? अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन गिवन है, मान लो a/b, इस पर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड लगाते हैं तो इसी फ्रैक्शन के बराबर एक फ्रैक्शन आ जाती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? एक बार a प्लस बी कर दिया, एक बार a माइनस बी कर दिया, है ना? समझ गए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किसी एक चीज़ को उठा लो तो उसको एक बार ऊपर प्लस कर दो और नीचे माइनस कर दिया, ठीक है? ऐसे अप्लाई करते हैं।
तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड में अप्लाई करना है, दोनों साइड अप्लाई करना है। ये तो हमने फ्रैक्शन पे अप्लाई करा। अब फ्रैक्शन किस प्रकार की होगी, a बाई बी इज इक्वल टू सपोज c बाई डी। तो इसे दोनों साइड अप्लाई करेंगे, कैसे हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। कोई दिक्कत? इस प्रकार से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं। तो आपको यही अप्लाई करना है और फिर कुछ ना कुछ बात बनेगी। आगे चलने से पहले अब एग्जाम्पल पे चलते हैं, आगे बात समझ में आ जाएगी। एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इन बातों को लिखने के बहुत तरीके होते हैं, इन तरीकों से कभी कंफ्यूज ना हो। ये देखो, a1 इज इक्वल टू b2 कैन बी रिटन एज a1 माइनस b2 इज इक्वल टू 0 एंड a2 माइनस b1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होता है, क्वेश्चन बिल्कुल हल्का सा बदल कर आता है, पलट कर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन है। ये देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, a1 प्लस b2 इज इक्वल टू 0 एंड a2 प्लस b1 इज इक्वल टू। इतनी सिंपल बात है, मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो शक्ल में देखते हैं पढ़ते हैं वो शक्ल तो हमें आ जाती है, उसके अलावा थोड़ा सा खिसक आ जाए तो हमें लगता है कि नहीं क्वेश्चन मुश्किल है, तो इसलिए दिमाग खोलने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव स्ट्रेट अवे टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको सॉल्व करना। ये जो तीसरा मेथड है ये सबसे इजी मेथड है। आपने देखा कि रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस में पहला मेथड जो था डिफिकल्ट नहीं था पर लेंदी था, तो इसलिए ऑटोमेटिकली थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सेकंड मेथड जो कम लेंदी था, और ये थर्ड, दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइप। ठीक है, सो लेट्स मूव टू एन एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल से सारी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू। सो द क्वेश्चन इज dy by dx is equal to x plus 2y प्लस 3 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ऑप्शन अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, एंड ये क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। एंड 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे कि हाँ जी इसका सोल्यूशन आ जाएगा yx इज इक्वल टू, एंड 4 ऑप्शन आर गिवन। अल्टीमेटली आपको ऑप्शन से आंसर मैच करना होता है, तो हम आंसर निकालने पे फोकस करते हैं। अब इसको देखने कैसे पहचानना है कि ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस टाइप की है। सबसे पहले तो देखो क्या ये होमोजीनियस है। आप देखो न्यूमरेटर में ये फंक्शन डिग्री 1 का होमोजीनियस, ये भी डिग्री 1 का होमोजीनियस, पर ये कांस्टेंट है डिग्री 0 का, यानी कि दिस इज नॉट होमोजीनियस। सेम गोज फॉर दिस। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? नहीं है। अभी हमने दो ही मेथड सीखे हैं, वेरिएबल सेपरेबल होगी या होमोजेनियस होगी, या फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। नहीं, उसके लिए हमें कॉमन फैक्टर चाहिए, तो अल्टीमेटली रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस ही होने के चांस रखती है। अब रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में पहला केस कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या बन रही हैं, तो आप देखोगे कि हाँ इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाले कंसेप्ट से इसको करा जा सकता है, बन रही है, पर वो लंबा होता है, तो लेट्स ट्राई टू कट इट शॉर्ट। सेकेंड केस क्या है, पैरेलल लाइन्स बन रही हैं, तो आप देखोगे पैरेलल लाइन्स तो नहीं बन रही है, तो सेकेंड केस पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस पॉसिबल है, ये देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी कि a1 इज इक्वल टू b1 वाली बात सेटिस्फाई हो रही है, और यहाँ पर a2 इज इक्वल टू b1 वाली बात, यानी कि क्रिस क्रॉस में कोफिशिएंट्स बराबर आ रहे हैं। तो अगर ऐसी बात हो तो कौन सा लगाते हैं, मेथड 3। अभी हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करा है, अब लगाएं। अब देखो सिंपल है, दोनों साइड अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस पूरी इक्वेशन का नाम अगर हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, so we write applying C and D लिख दे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑन इक्वेशन या इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, तो LHS और RHS दोनों पे लगाना है। क्या आ जाएगा, वील गेट dy प्लस dx अपॉन dy माइनस dx इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3, न्यूमरेटर एज इट इज, प्लस डिनोमिनेटर 2x प्लस y प्लस 1। अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी कि x प्लस 2y प्लस 3 माइनस डिनोमिनेटर दैट इज माइनस 2x माइनस y माइनस 1। ये स्टेप किसको समझ में आया, इजी। अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। देखो जल्दी से हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एक्स लिख सकते हैं, टोटल डेरिवेटिव ऑफ, नीचे क्या लिख सकते हैं, टोटल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो RHS सॉल्व करते हैं, x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x, 2y प्लस y दैट इज 3y, 3 प्लस 1 इज 4। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, डिनोमिनेटर, x माइनस 2x इज माइनस x and 2y minus y is plus y, ठीक है, and the next is 3 minus 1 that is 2।
यहाँ तक ठीक है सब? अब क्या आपको दिख रहा है कि -x + y को हम आगे पीछे करके लिख ले तो कोई दिक्कत है? y - x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब कुछ दिख रहा है? जान के ऐसे मैंने किया है, मैं जान के यहाँ पे एडिटिंग करी हूँ ताकि आपको कुछ दिखे। क्या यहाँ पे 3x + 3y को 3 कॉमन ले सकते हैं? 3 और x + y आ जाएगा, जान के यहाँ पे किए, वरना हम नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग ताकि आपको इस स्टेप में ही नज़र में आए। इस स्टेप में नज़र में आ रहा है कुछ? क्या ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया? इससे अगर x + y को एक वेरिएबल मान लो तो यहाँ पे वो वेरिएबल है, x - y, y - x को एक वेरिएबल मान लो तो यहाँ पे वो वेरिएबल है। तो नाउ दिस इज वेरिएबल सेपरेबल। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखो 2 स्टेप में क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे एक बार कॉम्प्लीमेंट डिविडेंड लगाया। अब वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन देखना कितनी जल्दी खत्म होगा। अब देखो क्या करो, सारे सेम वेरिएबल एक साइड ले जाओ, ये प्लस वाले के पास ले जाओ। क्या आ जाएगा? dy + x अपॉन 3 × x + y इज इक्वल टू, और साथ में क्या था? 4 था, +4। यहाँ पे आ जाएगा dy - x अपॉन y - x + 2। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करें, आसान है। अब इंटीग्रेशन बताओ कैसे होगा इसका। अब y + x को एक वेरिएबल मान लो तो नीचे क्या है? 3 × एक वेरिएबल +4 लॉग आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ जो भी ये वेरिएबल है। तो क्या था यहाँ पर? हमने क्या माना? इसको एक वेरिएबल मान लिया तो पूरा आ जाएगा लॉग में। दिस विल बी 3 × x + y + 4 और इसको डिवाइड कर दें 3 से। इस तरीके से डी ऑफ y - x यहाँ पे लिखा है, नीचे y - x है, इसको पूरे को एक वेरिएबल मान लो तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ y - x + 2। अब y - x का कोई कोफिशिएंट तो 1 ही है तो इसको 1 से ही डिवाइड करना है, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, प्लस c। अब c लिखते हैं, मैं जान के c लिख के यहाँ पे इसे log c में कन्वर्ट करूँगी। कांस्टेंट तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, log c ले सकते हैं। log क्यों लिया? क्योंकि बाकी सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो log में है। ठीक है, ये आंसर है, फाइनल आंसर, खत्म कहानी। दिस इज आंसर। 2-3 स्टेप में, देखो 2-3 स्टेप में आंसर आ गया। अब आगे क्यों कर रहे हैं हम? आगे करें कि क्वेश्चन जो ऑप्शन से मैच करने के लिए, अब सब में लॉग है तो पक्की बात है ऑप्शन में लॉग नहीं होगा, वो इसको गायब कर देते हैं। कैसे? लॉग की प्रॉपर्टी से, आपको भी आती हैं। तो 1/3 टाइम्स है, यानी कि पार में चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? 3 × x + y + 4 रेज़ टू द पावर 1/3, और ये लॉग आगे लगा रहेगा। लॉग को हमने गायब ही कर दिया। हम एडजस्ट करें दोनों साइड से, यहाँ पे क्या आ जाएगा? y - x + 2 × c, और लॉग कंपेरिजन कर दिया, इसलिए डायरेक्टली स्टेप आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर ये भी ऑप्शन से मैच ना हो तो शायद पावर एडजस्ट करनी होगी, दूसरी साइड पावर ले जाओ। क्या आ जाएगा? 3 × x + y इज इक्वल टू y - x + 2 × c का होल क्यूब। अब c का क्यूब करके एक नया कॉन्स्टेंट आएगा, उसको आप c रहने दे सकते हो, और -4। ठीक है, ये सब हम ऑप्शंस मैच करने के लिए सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। अब ऑप्शंस देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा। मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिए थे तो इस टाइप से एक्स्ट्रा इसलिए करें कि इस टाइप का ऑप्शन एग्जाम में है तो इस टाइप का ऑप्शन बन जाएगा। तो ये रेस्ट इज द सिंप्लीफिकेशन पार्ट। क्वेश्चन समझ में आया? ईजी था। ये बाकी दोनों मेथड से आसान है, सिर्फ कॉम्पोनेंट और डिपेंडेंट लगाओ। उसके बाद वेरिएबल्स क्या आ जाएंगे? x + y और x - y। इन वेरिएबल्स की हेल्प से इनको नॉर्मल एकदम इंटीग्रेशन करो, आंसर खत्म। कहानी ईजी एंड बेटर देन द 2 मेथड्स। पक्की बात है? तो क्या अब आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे कॉन्फिडेंस आया, एंड इंक्लूडिंग रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस? तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, पर उन होमवर्क क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करेंगे ओरली, ठीक है ना? आई वांट यू टू हैव सम कॉन्फिडेंस इन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आपको अभी इनको देखकर बताना है कि कैसे होंगे, कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है, बता सकते हैं? तो कौन सा मेथड लगेगा, उसी से सारी कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस आपको पर्सनली करनी है, वो आप घर पे कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन। और मैं आपको कुछ बस रैंडम क्वेश्चन दे रही हूँ फॉर यू टू असेस। ठीक है, मेरे पास वही बुक है जो मैंने आप लोग को बताई थी, MD राय सिंघानिया, एंड आपके लिए मैंने निकाल के रखी कि आज आपको बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन देंगे इसमें से। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन में लिखते हैं, आपको पहचानना है कौन सा टाइप है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे लग रहा है मैंने दिया था शायद आपको पिछली बार, है ना, तो दूसरा दे देते हैं, ये वाला लेते हैं, इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई माइनस 2 अपॉन थ्राइस एक्स प्लस वाई माइनस 5। सबसे पहले पहचानो कि किस टाइप में फॉल करता है एंड मुझे बताओ, जो भी लाइव में बताओ। मैं आंसर लिख रही हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ से क्वेश्चन उठा रही हूँ ताकि आप आंसर से वेरीफाई कर सको, है ना। इट्स ऑलवेज गुड टू वेरीफाई योर आंसर्स, वरना तो मैं यहाँ पे ओरली क्वेश्चन बनाती हूँ, उसमें कोई चक्कर नहीं, बस मैं उसके बाद फिर आपको आंसर नहीं बता पाती, है ना। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए आंसर लिख दिया। चलो बताओ, देखते पहचानो बेटा कौन सी टाइप है। अब ध्यान से अब देखोगे, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, इन कॉन्स्टेंट्स के चक्कर में, नलायक कॉन्स्टेंट्स, है ना। पर नलायक मत बोलो, बहुत लायक है, इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बना दिया। अब देखो, अब आप देखो कि अब रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस टाइप में फॉल करेगी, तो अब कैसे, कौन सी कैटेगरी में। अब देखो a बाय बी 2/3 एंड 2/1 ये बराबर नहीं है, देख के पता लग रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाला केस ही इसमें बस सेटिस्फाई हो रहा है, तो दीज आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी कि टाइप 1 से इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, पहले इन दोनों लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना। मान लो h कॉमा के इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसके बाद क्या करते हैं, स्मॉल x को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं कैपिटल x के टर्म्स में, और स्मॉल y को सब्सटीट्यूट करते हैं कैपिटल y के टर्म्स में, और फिर सॉल्व करते हैं। याद आ गया, ठीक है। सो दिस इज इट। सेकेंड क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब कोई ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए तो और अच्छा हो ना। पिछली बार आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला एक क्वेश्चन दिया था, चलो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को तो देख ही लिया करो, अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो लोग। इस बार नहीं दिख रहा है कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला। ये वाला क्वेश्चन देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस साइन ऑफ लैम्डा वाई बाई एक्स। जब भी लैम्डा गिवन हो मतलब वो कोई कांस्टेंट है, वाई और एक्स तो वेरिएबल्स हैं। देख के बताओ कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये होमोजीनियस है, कैसी है, बताओ, देख के बताओ। आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ, लेट्स सी कि कौन दिमाग लगाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कौन सा वाला दे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको बताना ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैम मुझे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होते हैं, मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ कि जल्दी सॉल्व हो पाए, ये डाउट है बेटा आपका। बेटा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जल्दी सॉल्व पाए उसका तरीका क्या है, सॉल्व मोर ऑफ दैट क्वेश्चंस। जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्री के नहीं होते तो सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व करो। मैंने आपको एमडी राय सिंघानिया बोली, बाय दैट बुक इफ़ यू डोंट हैव इट, अदरवाइज क्योंकि आपको अगर आपको लगता है इट्स एक्सपेंसिव, आपको ईजिली उसकी पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी। आप लिखो गूगल पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करो, उस पर ढेरों क्वेश्चन है, छांट लो, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन छांटो और सॉल्व करो, ठीक है। वरना मैं होमवर्क देती हूँ, मुझे याद दिला दे करो, जैसे आज भी ट्रिग्नोमेट्री वाला एक दिया, पिछली बार भी दिया था, तो मुझे याद दिला दे करो कि मैम ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन ज़रूर होमवर्क दो ताकि आपको बहुत प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है जी। तो जिस चीज़ में दिक्कत है उसकी प्रैक्टिस करो, देयर इज़ नो अदर वे, सिर्फ यही तरीका है कि प्रैक्टिस करो ज़्यादा, है ना। चलो यहाँ पे भी प्रैक्टिस हो रही है। सेकंड क्वेश्चन पहचानो किस टाइप का है। अब ध्यान से आप देखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस पेपर में आएगा, है ना, आने के चांसेस है। आप देखो वाई बाई एक्स, ऊपर एक डिग्री 1 का, नीचे एक डिग्री 1 का, टोटल मिला के डिग्रीज की 0 बन गई टर्म की, तो 0 डिग्री का टर्म है। आगे चलो, ये 0 डिग्री का टर्म है, डिग्री 0,
अब इसके बारे में देखो, यहाँ y/x दोबारा डिग्री जीरो, साइन लगने से कोई फर्क पड़ा उसको? नहीं। डिग्री जीरो का टर्म यानी कि ये होमोजीनियस है, ये तो ऑलरेडी होमोजीनियस है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको y/x को v लेकर सॉल्व करना है ना। डायरेक्टली y/x को v लोगे और फिर सब्स्टिट्यूशन करोगे, डेरिवेटिव लेकर सॉल्व करोगे। दिस इज ऑलरेडी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टाइप 1 था, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का। सेकेंड ऑप्शन इज ऑलरेडी होमोजीनियस, है ना। ऐसी थर्ड ऑप्शन पहचानो। लेट्स सी थर्ड ऑप्शन कौन पहचानते। कर चुके हैं हम। जो हमने करे 4 तरीके करें, एक तो वेरिएबल सेपरेबल, एक होमोजीनियस, एक वेरिएबल सेपरेबल का ही रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, और एक होमोजीनियस का ही एक्सटेंशन दैट इज रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, है ना। इन चारों में से कोई लगेगा। अभी होमोजीनियस तो नहीं है, ऊपर डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल है, नीचे तो कोई भी नहीं है, नीचे तो कांस्टेंट है, डिग्री 0 का पॉलिनॉमियल, होमोजीनियस नहीं है। ये तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के टाइप्स में भी फॉलो नहीं करती, क्योंकि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के में 3 टाइप्स पढ़े, तीनों में ऊपर और नीचे एक लाइन की इक्वेशन है, यानी कि लीनियर पॉलिनॉमियल है। यहाँ तो स्क्वायर पावर आ गई, क्वाड्रेटिक, यानी कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी नहीं है। तो जाहिर है यहीं से हिंट मिलता है कि वेरिएबल सेपरेबल में जानी चाहिए। अब वेरिएबल सेपरेबल ये नहीं है, तो क्या बन जाएगी? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मुझे बस देखना है कि आप में से किस किस को याद है कैसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। बताओ क्या करेंगे इसमें रिड्यूस करने के लिए टू वेरिएबल सेपरेबल? नया वेरिएबल रिड्यूस करेंगे कैसे? x प्लस वाई को नया वेरिएबल मान लेंगे, मान लो z मान लो, फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, आप देखोगे न्यू इक्वेशन कैसी बन जाएगी? वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, जान के मैंने इस बार मिक्स क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि जब पेपर में आते हैं तो आपको कैटेगराइज होके क्वेश्चंस नहीं आते। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पेपर में बच्चों से सिर्फ इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? होमोजीनियस मेथड के बाद सिर्फ होमोजीनियस के क्वेश्चन ट्राई करें, वेरिएबल सेपरेबल के बाद सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल के ट्राई करें। पर जब पेपर में आते तो कैसे आते हैं? पेपर में सारे टाइप के क्वेश्चन में से कोई भी रैंडमली रहते हैं और बताते थोड़े कौन सा टाइप लगाना है। इसलिए ऐसे मिक्स प्रैक्टिस करने की भी आदत डालो। तो ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से मिक्स, पहले मेथड सीखो, फिर मेथड के रिलेटेड एग्जाम्पल्स करो, जब मेथड पक्का हो जाए तो मिक्स्ड एग्जाम्पल्स करो, है ना। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होगी, और जिस पार्ट में अटकते हो उस पार्ट के ज़्यादा एग्जाम्पल करो। ठीक है जी, आया समझ सभी को? पहचानना है, कैसे पहचानता है कौन सा टाइप लगेगा। मेन काम तो ये, आगे का प्रोसीजर तो आपने सीख ही लिया लेक्चर्स में। तो इन होमवर्क क्वेश्चन को कंप्लीट करें। किसी भी होमवर्क क्वेश्चन में डाउट आता है ज़रूर अगली क्लास में पूछ लिया करें, हम लगे हाथ डिस्कस कर लेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपको मालूम ही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर मंडे वेंसडे फ्राइडे होते हैं, तो अगला लेक्चर होगा वेंसडे को, लेक्चर नंबर 13। उसमें हम स्टार्ट करेंगे न्यू मेथड, दैट इज मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर देखेंगे उसको सॉल्व कैसे करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वहाँ से नाम शुरू होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें यहाँ पे निकालना पड़ता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप, बिल्कुल एग्जाम में इसकी भी बहुत चर्चा है। और लीनियर से ही रिलेट करके आगे चल के जो है इसी फॉर्म से बनेगी बर्नौली, है ना। तो बर्नौली जो डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की बनती है वो भी देखेंगे, तो इससे और 2-3 चर्चाएँ बनेंगी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप। एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 फिक्स टाइप के होते हैं, उसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको भी ध्यान से देखना। लेक्चर नंबर 13 में मिलते हैं। और बाकी दिन आपको मालूम है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी और पीडी पढ़ते हैं, तो बाकी दिन टीटीएस हम पढ़ते हैं, रियल या फिर ग्रुप थ्योरी। तो वो तो पढ़ेंगी, तो कल से 8:30 मिलेंगे, रियल पढ़ेंगे, और परसों दोबारा से ओडी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करें, होमवर्क पे ज़रूर ध्यान दें, और फिर कल मिलते हैं।